कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। जोहार, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में कृषि दर्शन। एकदम एकदम भैया देखो, हमके लागेला हमर भौजी आज खाए पी के नहीं आए, इनकर आवाज एकदम चुपचाप धीरे धीरे निकलत है भाई, लेकिन वैसा बात नहीं है किसान भाई, एकदम जमकौआ एकदम हमर भौजी खाए पी के आए हैं, एकदम मोट ताज बन के। चलिए पहले आपको दिखाते हैं कृषि समाचार, उसके बाद में हम इनकी जो क्वेश्चन मार्क वाला जो ये बात कहे हैं उनका जवाब देंगे। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खुदरा मछली विक्रेताओं को मिलेगा अनुदानित 2 पहिया वाहन। टपक सिंचाई के साथ मल्चिंग तकनीक अपनाना है ज्यादा कारगर। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद PS16। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मत्स्य निदेशालय की ओर से राज्य के खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए अनुदान पर 2 पहिया वाहन, आइस बॉक्स और कटिंग टूल्स देने की योजना बनाई गई है। इस योजना की इकाई लागत 42,500 रुपये है। इसमें राज्य सरकार की ओर से 25% राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। शेष राशि लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मार्च 2015 है। किसान भाई, अगर आप सब्जी फसलों की खेती करते हैं तो टपक सिंचाई के साथ प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक अपनाकर ज्यादा लाभ और ज्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इस तकनीक का संसाधन लगाकर 3 फसलों की खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, झारखंड प्रदेश में टपक विधि की सिंचाई और साथ में मल्चिंग यह एक वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इसमें टपक विधि सिंचाई में जो हम कहते हैं कि एक बार आप टपक विधि सिंचाई अपने खेतों में लगाते हैं और जैसे कि रबी के समय में सितंबर अक्टूबर के माह में जो अच्छी खेती की तैयारी होती है, तो खेती की तैयारी आप करके उसमें आप मल्च डाल देते हैं। तो यह क्या है कि आपकी सिर्फ एक बार मल्च लगाने की है और इसमें आप सालों भर, मतलब कहने का तो तीनों समय में रबी, गर्मा और खरीफ, यह एक बार लगाने के बाद आप तीनों फसलें आप एक मल्च लगाने के बाद आप जो है सालों भर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि मल्च में आपकी जो है नमी जो है वो बरकरार रहती है, तापमान भी अधिक होता है, इसमें सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा पाई जाती है और साथ में आप देखेंगे कि इसमें समय का आप पूरा सदुपयोग करते हैं। किसान भाई, अगर आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जिस कमरे में उत्पादन किया जा रहा है उस कमरे का तापमान 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें। इसके लिए एयर कूलर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मशरूम की खेती के लिए पर्याप्त नमी की जरूरत होती है। उत्पादन स्थल में तापमान की अधिकता फसल के अंकुरण और बढ़वार पर प्रतिकूल असर डालता है। जो किसान इस मौसम में ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं वे इसके बेहतर उत्पादन के लिए उत्पादन स्थल का तापमान 27 से 30 डिग्री के बीच बनाए रखने का पुख्ता इंतजाम करें। मशरूम उगाने के लिए कमरे का तापमान 27 से 30 डिग्री के बीच में हो तो जो है आइडियल होता है ऑयस्टर मशरूम के लिए। इस मशरूम को उगाने के लिए इस तरह का तापमान आपको यदि कमरे में नियंत्रित करना है तो आप गर्मी के दिनों में कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खिड़कियों के ऊपर आप जूट के बैग बांध दीजिए और उसको भिगाते रहिए, या खस की चट्टी हो उसको भी डाल दीजिए और उसको जो है पानी से भिगाते रहें। इससे क्या होगा कि कमरे का तापमान जो है 27 से 30 के बीच में रहेगा और यह तापमान जो होता है ऑयस्टर मशरूम के लिए आइडियल होता है। राज्य के जो किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करना चाहते हैं उन्हें इस फसल से अधिकाधिक उपज लेने के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना चाहिए उस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। किसान भाई, यदि आपको गर्मा मूंग लगाना हो तो आप PS16, SML 668, SML 832, सम्राट और पूसा बैसाखी इन किस्मों का आप चुनाव गर्मा मूंग के लिए कर सकते हैं। जिनकी उपज क्षमता लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और जो लगभग 65 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। किसान भाई, सब्जी के बिचड़े या नर्सरी में लगे पौधों पर दवा का छिड़काव करने के लिए छोटा स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 लीटर तक तरल घोल डाला जा सकता है। इसे 8 से 10 बार पंप कर देने से प्रेशर तैयार हो जाता है और एक बटन को दबाने से अपने आप घोल का छिड़काव होने लगता है।
आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 4500 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1950 रुपये, चना 3200 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 7100 रुपये से 7750 रुपये, दाल मसूर 6950 रुपये से 7450 रुपये, दाल चना 4000 रुपये से 4500 रुपये, सरसों तेल 8750 रुपये से 9900 रुपये, चीनी 3100 रुपये से 3300 रुपये, आलू 600 रुपये से 1000 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने जल्दी जल्दी ढेर सारी जानकारी ले ली। और वो क्या जानकारी थी? देखो भाई, हमरे मन जान ली कि नवा नवा का तकनीक है और मौसम कर का हाल समाचार है, संगे बाजार कर का भाव है। बिल्कुल, ये ढेर सारी जानकारी हमने आपको दिला दी। और जो आप कह रहे थे, चलिए उसका भी उत्तर हम दे देते हैं। दीजिए। भाई, गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में एनर्जी जो होता है वो कम हो जाता है। ओहो, ये एकदम नगद बात कहती भाजी। लेकिन हमारे मन अपन कार्यक्रम में रोरे मन वास्ते एकदम एनर्जी बनाए के रखी किसान भाई। लेकिन छोटा सा विराम करवा दे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से मैंने अभी कहा कि गर्मी का मौसम है और इसमें एनर्जी कम हो जाता है, लेकिन अगर हमारे किसानों की बात करें तो उनके लिए ये मौसम बहुत ही लाभदायक है। और अगर वो लत्तेदार सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर समय है। एकदम सही कहा थी भाजी। देखो, गर्मा कर खेती हमारे मन करीला और गर्मा कर खेती में अगर खासकर हमारे सब्जी कर अगर उत्पादन करत ही तीकर में बहुत तरह कर हमारे मन के सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, खास करके पिलुआ मन कर। तो पिलुआ अगर लाई जाते हैं अपन दरदार जे सब्जी है से कर में, तो कर प्रबंधन हमारे मन कैसे करब, इकर बारे में जानकारी हमारे मन के देवे डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी का हमारे कार्यक्रम के इस अंग में स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है आज डॉक्टर जयपाल चौधरी जी, जो वैज्ञानिक हैं ICAR के रांची के। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भैया। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे लत्तेदार सब्जी में लगने वाले प्रमुख कीट और उसके बचाव के बारे में। तो डॉक्टर साहब, पहले आप ये बता दें किसान भाइयों को कौन कौन से प्रमुख लत्तेदार सब्जी होती है, कौन कौन सी सब्जियाँ इसमें आती हैं? जैसे हम लत्तेदार सब्जियों की बात कर रहे हैं, अभी अगर झारखंड में किसान भाई जितने भी बोल रखे हैं, कद्दू वर्गीय फसलें जो आपकी जिसमें पूरी लत्तेदार अगर आपका
खीरा हो गया है, ककड़ी हो गई है, और इसके साथ साथ नेनुआ, पुटुस, जितने भी हैं आपका जितना लत्तेदार सब्जियां हैं उसके किसान भाई अभी कर रखे हैं। तो ये आपकी मुख्य लत्तेदार सब्जियां हैं। और दूसरा है कि जैसे इसमें अगर लत्तेदार सब्जियों की बुआई अगर किसानों ने की है तो दो तरह से उन्होंने की होगी, एक आगात खेती और दूसरा जो समय पर खेती करते हैं। तो आगात खेती जिन भी किसान भाइयों ने की होगी, मौसम का जितना भी निम्न तापमान था उससे बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही बचाने के बाद में हम उसका पॉलीथीन कवर हटाते हैं, आगात जो किस्में हैं, तो उसमें सबसे बड़े एक कीट का प्रकोप होता है। वो कीट है जो लाल रंग का आपको दिखाई देगा, जिसको रेड पंपकिन बीटल हम बोलते हैं। ये कीट आपका जैसे ही जहाँ से आपकी लत्तेदार सब्जियों का अंकुरण जहाँ से होता है, उसकी पत्तियों को जो एक दो पत्तियाँ निकलती हैं उसको काट करके खाता है और आपको गिरा देता है। जैसे उसके बाद में बढ़वार रुक जाती है। यही कीट आपका लत्तर बढ़ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि लत्तर बढ़ते बढ़ते बाद में सूखना शुरू कर देता है। सूखने का रीजन है कि अगर उसकी जड़ों में हम जाके देखेंगे तो जो लाल रंग का जो कीट है उसका पिल्लू उसकी जड़ों को नीचे से काटता रहता है, और मुख्य रूप से वहां से काटता है जहाँ पे जड़ और तना मिलता है, वहां पे काटता है, जिसकी वजह से आपका लत्तर सूख जाता है। तो ये लाल रंग का कीट है। मुख्य रूप से अभी झारखंड में बहुत ज़्यादा इसकी समस्या रहती है फरवरी और मार्च के महीने में। लेकिन जैसे आपकी लत्तर बढ़ती है तो किसान भाई देख नहीं पाते हैं, उसकी जो आगे वाली पत्तियां हैं जहाँ से लत्तर बढ़ती है वो पत्तियां आगे से उल्टे प्याले की जैसे होने लग जाती हैं। तो किसान भाई अगर इस उल्टे जो रंग की प्याले वाली जो पत्तियां हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक कीट थ्रिप्स नामक कीट है, जो बहुत छोटा छोटा कीट होता है किसान भाइयों। उसके अंदर जहाँ से बढ़ाव शुरू होता है वहीं पे उसकी पूरे बच्चे, पूरा फैमिली वहीं पे रहता है। उसकी वजह से आपका लत्तर बढ़ नहीं पाता है। हम देखते हैं कि लत्तर बढ़ नहीं पा रहा है, और कुछ उसके साथ साथ में उसकी वजह से वायरस जनित बीमारियों का भी प्रकोप हो जाता है। तो थ्रिप्स हो गया। उसके बाद में लाही, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, लाही की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। कुछ कुछ लत्तेदार सब्जियां हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा लाही की समस्या, जैसे ही तापमान अभी बढ़ा है लाही तो मुख्य मेजर समस्या है। लाही के साथ में जैसे ही आप कई बार, मैं विशेष रूप से आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो आपका लत्तर बढ़ रहा है, हम जैसे ही देखते हैं उसमें फूल आना शुरू होता है, और आधा लत्तर, पूरे लत्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, आधा लत्तर जहाँ से नोड होता है उसके आगे का सूख जा रहा है और उसके पीछे बिल्कुल हरा है। जहाँ से सूखा हुआ है तो उस सूखे हुए नोड को अगर हम तोड़ के देखते हैं तो उसमें सफेद रंग के बहुत सारे पिल्लू निकलते हैं, जिसको हम फल मक्खी बोलते हैं। यही फल मक्खी आपके जो फूल होता है उसमें भी अंडे देती है। आपका जो फल होता है जैसे खीरा है और भी जो सब्जियां हैं, देखते हैं टेढ़े, ऐसे टेढ़ी जिनकी साइज है टेढ़ी हो जाती है और बढ़वार रुक जाती है, जो फल मक्खी की वजह से इसमें मुख्य रूप से ये समस्या होती है। लेकिन और इसके बाद में एक समस्या और भी किसान भाइयों को दिखाई देती है कि जो भी पत्तियां हैं उसके ऊपर सांप जैसी आकृतियां बनी होती हैं, और सांप जैसी आकृतियों को उसके अंदर भी अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी कीट होता है, जिसको हम लीफ माइनर बोलते हैं। ये मुख्य रूप से समस्याएं जो अभी आपकी लत्तेदार सब्जियां हैं उसमें ये कीट वाली समस्या होती है। तो इससे इसका क्या बचाव है जिसके उन्हें मुनाफा पा सकते हैं और आगे और लत्तेदार सब्जी लगा सकते हैं? जैसे कि मैंने बात किया कि अगर आपका लत्तर बहुत छोटा है तो उसमें जो लाल रंग का कीट है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। इस कीट से बचाव का एक ही तरीका है कि या तो किसान भाई जो आप गांव में राख का छिड़काव करते हैं, राख के छिड़काव से हालांकि इसकी पत्तियों को कम काटता है, लेकिन जो नई पत्ती निकलती है उसको काट देता है। लेकिन इसका जो पिल्लू अंदर रहता है जमीन के अंदर, वो वहां से उसके जड़ों को काट देता है, जिससे आपकी लत्तर सूख जाती है। तो इस कीट से बचाव के लिए पहले मार्केट में सेविन पाउडर मिलता था, लेकिन आजकल बैन जो आजकल मिलता नहीं है, इसकी सेविन पाउडर की जगह एंडोक्साकार्ब नामक दवा है, उसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका एक छिड़काव अगर आप लत्तर है तो छिड़काव आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका ऐसा करें कि जहाँ से आपको स्पॉट स्प्रे मीन्स जहाँ आपकी लत्तर है वहाँ पे आपको वहाँ ही उसका छिड़काव करना है। तो इसके लिए एंडोक्साकार्ब दवा जो है वो बहुत अच्छी है। दूसरी आपकी थ्रिप्स की प्रॉब्लम है, अगर थ्रिप्स में देखने की जो बात है कि आगे का जो बढ़ता हुआ बढ़वार है वो रुक रहा है, तो उसमें थ्रिप्स है,
थ्रिप्स की रोकथाम के लिए किसान भाई एक तारा जो दवा है मार्केट में मिलती है, एक तारा नामक दवा, उसको 1 ग्राम दवा को 5 लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव, एक लतादार सब्जियों में इसकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, तो जैसे ध्यान दे रहे हैं कि 1 ग्राम 1 तारा को 5 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इसके बाद में जैसे लाही अगर समस्या है तो घरेलू उपचार भी है, जो नीम का बीज है उसकी दवा बना करके 5% का उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर दूसरा छिड़काव जो है रोगर है या कॉन्फिडोर है, कॉन्फिडोर दवा का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से, रोगर है तो 2 ml रोगर को 1 लीटर पानी के हिसाब से, लाही के लिए 1 छिड़काव काफ़ी रहता है अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तब। और इसके बाद में जो लास्ट मैंने बोली थी कि फल मक्खी की समस्या बहुत ज़्यादा है, किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए मार्केट में अभी क्यूल्यूर बेस्ड ट्रैप मिलते हैं जो इस नर मक्खी को अपनी तरफ खींचते हैं और मारते हैं। अगर ये वाली ट्रैप आप लगाते हैं तो 10 मीटर की दूरी पे क्यूल्यूर बेस्ड ट्रैप आप लतादार सब्जियों में पहले से ही लगा के रखें, जिससे नर आके मर जाएगा और उसकी संख्या बढ़ेगी नहीं। अलबत्त नगद जानकारी है, बहुत बढ़िया जानकारी, एकदम भरल पूरल जानकारी है नहीं। जानकारी हमने आपको दे दी और उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको समझ भी आई होगी और आपके लिए लाभदायक भी होगी। हाँ, और देखो किसान भाई हमरे मन दोसर जानकारी भी देवा बारू भी रोए मन वास्ते बहुत उपयोगी हुई, लेकिन छोटा सा संदेश करवा दे। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ भाई संदेश तो काफी बढ़िया रहा। और देखो अब जानकारी है ये भी है सब्जी खेती कर बारे में। अच्छा, लेकिन सब्जी खेती कर बारे में जानकारी तो है किसान भाई, लेकिन इकर में है कि हमारे मन समेकित कृषि जो प्रबंधन है से कि हमारे मन कैसे उपयोग करब और कैसे इकर से हमारे मन लाभ उठाब से कर बारे में जानकारी है। और इकर बारे में हमारे मन के विशेषज्ञ जानकारी देवे और विशेषज्ञ हमारे मन संगे डॉक्टर BK झा। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे गर्मा सब्जियों के बारे में और उसके समेकित कृषि प्रबंधन के बारे में। हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मा फसल में कौन कौन से फसल आते हैं और अभी के मौसम में इसकी महत्वता क्या है। किसान भाइयों, जैसे कि अभी चर्चा हो रही है कि हमारी गर्मा फसलें खास करके झारखंड प्रदेश में हमारी गर्मा फसल जो है वो अच्छी हमें नकदी फसल देती है और हमें हमारी आमदनी भी सब्जी के उत्पादन में अधिक मिलता है। खास करके हम देखें झारखंड प्रदेश में तो जितनी हमारी लतेदार सब्जियां होती हैं, जैसे इसमें कद्दू है, खीरा है, नेनुआ है, तरबूज है, झींगी है और साथ में परवल हैं या अन्य सब्जियों की हम बात करें, जिससे हमारे झारखंड प्रदेश में हमारी फूल गोभी की भी खेती गर्मा फसल में बहुत अच्छी हो जाती है। और साथ अगर हम यूँ चर्चा करें तो जैसे हमारे टमाटर हैं, बैगन हैं, हमारे भिंडी हैं, अन्य सब्जियां ये लोबिया हैं, इन सभी को भी गर्मा फसल में हमारी अच्छी जो है वो हम खेती कर सकते हैं। सर, तो जब हम बात कर रहे हैं कि इन सब गर्मा फसलों के बारे में बताया, तो ये अब हम चर्चा करेंगे कि समेकित कृषि प्रबंधन इन सब का किस तरह से हमारे किसान भाई करेंगे, जो भी ये गर्मा फसल आपने बताया है। किसान भाइयों, खास करके जो समेकित कृषि की बात हो रही है, तो समेकित कृषि की हमारी एक मूल मंत्र होती है कि इसमें हम अधिक पैदावार कम क्षेत्रों से कैसे लें, मतलब प्रति वर्ग मीटर हमारी उत्पादकता कैसे बढ़े। तो खास करके उस परिवेश में जब हम समेकित कृषि प्रबंधन कर रहे हैं और उसमें हमारी गर्मा फसलों की सब्जियों की हम बात करें तो यह हमारे लिए काफ़ी मुनाफेदार हो जाती है कि अगर हम गर्मा फसल की सब्जियों का हम समेकित कृषि में प्रबंधन में हम इस्तेमाल करें। खास करके जैसे समेकित कृषि प्रबंधन में जो हम गर्मा फसल की बात कर रहे हैं, तो गर्मा फसल जैसे किसान भाइयों आपके पास अगर तालाब है तो निश्चित तौर पे तालाब के चारों तरफ आप जो हमारी लतेदार सब्जियां हैं जैसे कद्दू, नेनुआ, खीरा, झींगी, इन सभी का अगर आप करेला, इन सब का आप अगर वहाँ पे खेती करते हैं और साथ में जैसे समेकित कृषि प्रबंधन में जो आपने ज़मीन सब्जियों की खेती के लिए छोड़ रखा है तो उसमें आप गर्मा फसलों की सब्जियों की खेती करें। और ख़ास करके जब गर्मा सब्जियों की खेती करते हैं आप तो निश्चित तौर पे हमारा इसमें मुख्य ध्येय होता है कि आप जो किस्में का चुनाव कर रहे हैं वो हमारे झारखंड प्रदेश के लिए उपयुक्त हों
और उसकी संतुलित मात्रा जो है अपने खेतों में डालें और सही समय पे आप उसके पौधे को भी तैयार करें ताकि आप उसकी गर्मा फसल की खेती आपके पास फसल जो तैयार होगी वो गर्मा समय में आएगी ताकि उसकी बाजार वैल्यू जो है आपको ज़्यादा मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर आप गर्मा फसल की समेकित कृषि प्रबंधन के तरह से फसल को तैयार करते हैं तो आपको जरूरी लाभ होगा। और सर आपने अभी बताया कि बीज के बारे में, तो बीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल की पैदावार के लिए। तो हमारे किसान भाई को बताइए कि वो अपने पौधों को किस तरह से तैयार करें कि उन्हें लाभ हो, उनका पैदावार अच्छा हो। किसान भाइयों, जैसे चर्चा हो रही इसमें आप देखेंगे कि खास करके हमारी कोई भी सब्जियों की आप गर्मा फसल हो या अन्य कोई भी फसलों की हम बात करते हैं सब्जियों की, तो निश्चित तौर पे उसमें एक तो संस्कृति मात्रा जो होती है, जो जितने क्षेत्रफल के लिए उसकी संस्कृति होती है उसका इस्तेमाल करना। जैसे अगर आपका कद्दू है, निनुआ है, झींगा है, तो इसकी 3 से 7 केजी जो है प्रति हेक्टेयर की जो है वो इसकी आवश्यकता होती है, तो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास करके जैसे आप बीज से आप पौधे तैयार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको नर्सरी तैयार करनी होती है। तो नर्सरी तैयार करने में मूल मंत्र यह होता है कि आपके पौधे स्वस्थ हों। तो पौधे स्वस्थ होने के लिए आपको क्या है कि बीजोपचार आप जरूर करें। जैसे बीजोपचार करने के बाद ही आप इसको बीज की नर्सरी बुआई करें। तो बीजोपचार कर रहे हैं, जैसे कार्बोनिजाइम नाम की दवा आती है, तो वो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसमें मिलाएं। और साथ में जैसे कि ट्राइकोडर्मा का भी आता है, ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम जो है इसको आप इसमें बीज शोधन करके और तब उसको आप नर्सरी, और ख़ास करके जहाँ आप नर्सरी तैयार करते हैं गर्मा फसल की सब्जियों की, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे चूँकि पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई हल्की सिंचाई के लिए निर्णय की, तो आपकी पानी की सुविधा हो, मिट्टी उपजाऊ हो, उसको गहरी जुताई करके उसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला करके उसको नर्सरी तैयार करें। कतारबद्ध में बीजों की बुआई करें। खास करके जैसे कि आप अगर कद्दू, निनुआ, झींगी सब भी कर रहे हैं तो यह भी एक नई प्रोटेक्टिव विधि आई है। प्रोटेक्टिव विधि में आप क्या है कि आप उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट की 1:1 रेशियो में आप उसको भरें और साथ में बीजोपचार करके आप पौधे को लगा लें। इस तरह से 3 से 4 सप्ताह में पौधे जो हैं आपके पोल्ट्री हो या खेत या ज़मीन हो इसमें तैयार हो जाते हैं। और ख़ास करके यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पौधे को निकाल रहे होते हैं तो जैसे अगर फील्ड में आपने किया, नर्सरी क्षेत्र में किया, तो नायलॉन नेट से ढके भी ताकि इसमें कोई कीटों का नुकसान ना हो। और जब पौधे को आप निकालते हैं तो वापस इसमें जो है जैसे ब्लाइटॉक्स से, नर्सरी के क्षेत्र में भी आप ब्लाइटॉक्स कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको घोल बना करके ड्रेंचिंग करें। और जब पौधे को आप निकालते हैं तो इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी 1 से 1.5 ग्राम की ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के इसमें डुबोएं बीजों को, आपकी पौधशाला से तैयार सीडलिंग को, और उसके बाद उसको आप खेतों में उसका आप लगाएं। तो इस तरह से आपकी यह जो है स्वस्थ पौधे जो तैयार होंगे, जो गर्मा फसल के लिए आवश्यक होती है, तो ये आप उसको करें। तो किसान भाई, जब अगर आपके स्वस्थ पौधे होंगे तो आपके पैदावार भी बहुत ही अच्छे होंगे। उसके साथ साथ आपको लाभ भी होगा कि आपका समय भी बचेगा और आपकी आमदनी भी ज़्यादा होगी, उसके साथ आपका खर्चा भी कम होगा। और सर आपने बताया अभी प्रो ट्रे के बारे में, तो अगर हमारे किसान भाई प्रो ट्रे का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अगर क्या अंतर होता है उसमें, क्या प्रो ट्रे में ज़्यादा लाभ होता है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। किसान भाई, जैसे कि इसमें जो प्रो ट्रे आती है वो विभिन्न आकार की भी आती है, जिसमें कि आप जैसे कद्दू है, निनुआ है, झींगी है, करेला है, तो इनके बीजों को आप उसके जो बड़े कैविटी वाले आते हैं तो उसमें आप इसको तैयार करें। और सबसे बड़ी प्रो ट्रे की खासियत यह होती है किसान भाइयों, यह एक आधुनिक विधि है जो वैज्ञानिक तरीके कहते हैं बीजों को तैयार करने का। इसमें क्या होता है कि आपके बिल्कुल जो कि हमारे जीवाणु या फफूंद जो होते हैं, जो मिट्टी में होते हैं, तो वो हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें आद्रजून की बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि आपके स्वस्थ पौधे तैयार नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब हम प्रोट्रे में हम करते हैं तो प्रोट्रे में आपको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हमारे पोषक तत्व जैसे वर्मी कंपोस्ट में उपलब्ध है और कोकोपीट होती है जो रूटिंग मीडिया है, और साथ में वर्मिक्लाइड भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य 1:1 रेशियो में जब आप ये प्रोट्रे में जब पौधे को तैयार करते हैं तो आपके पास स्वस्थ पौधा तैयार होता है। इसमें पानी की भी आवश्यकता कम होती है, चूँकि आप इसमें हैंड वाटरिंग करते हैं, फव्वारे से करते हैं, और इसमें चूँकि इसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा रहती है कोकोपीट, तो इसमें जल छादन की कैपेसिटी भी अधिक होती है। इस तरह से आपके स्वस्थ पौधे तैयार होते हैं। उसमें क्या है कि आप कहीं पे भी इसको पौधे को तैयार कर सकते हैं, और पौधे को तैयार करने के बाद आप क्या है कि इसको कहीं भी आप इसको जालीनुमा से भी ढक सकते हैं, ताकि बिल्कुल ही स्वस्थ पौधे और सही समय पे आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। जो मैंने कहा कि सही समय पे सही बीजों को आप अगर उसकी पौधशाला तैयार करते हैं और अपने खेतों में लगाते हैं तो आपकी उसकी आमदनी जो है उससे अधिक प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों, अगर गर्मा फसल की खेती के बारे में आप सोच रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आप समेकित कृषि प्रबंधन से कार्य करते हैं तो आपको जरूरी बहुत ही लाभ होगा। और जिस तरह से हमारे विशेषज्ञ ने बताया और उनकी बातों का पालन करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा।
और सर आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी जानकारी दी कि किस तरह से हम सब्जियों की जो खेती कर रहे हैं देख रेख करनी चाहिए। एकदम और देखो लतरदार सब्जी के बारे में जानकारी कर ली, संगे हमारे कृषि प्रणाली के बारे में भी वो जानकारी ले ली। तो किसान भाई आशा कर ली जी तमाम तरह का जानकारी रोमन कर होलक रोमन खातिर बहुत से बहुत कारगर होगी, है नहीं? बिल्कुल कारगर रहेगा, लेकिन उसके लिए और भी एक समाधान है मेरे पास। बोलू तो क्या बात है भाई? अरे भाई वो अगर हमें पता लिखेंगे तो हम तो बहुत सारी जानकारी उनको ऐसे ही दे देंगे। एकदम और देखो किसान भाई मंठिना भी बहुत सा निशन सुझाव रहेला जो हमारे लिए भी जरूरी है। एकदम नगद कहती तो लगे तब बताई दो फटाक से। तो लिख लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। तो किसान भाई देखो हमरे मन बहुत तरह का जानकारी दिली कि हमरे मन और जानकारी के संगे संगे रोड मन के बहुत तरह का फायदा भी हमरे को पहुंचा ली है। बिल्कुल फायदा तो बहुत पहुंचाया और फायदा यूं ही पहुंचाते भी रहेंगे, लेकिन आप खत लिखना बिल्कुल ना भूलें। और देखो अब हमरे मन के विदा दो, रोड मन से विदा लेवे तो मन करत न किसान भाई, लेकिन हमरे मन जरूर से जरूर हर बुध के रोड मन से भेंट करीला। बिल्कुल आप हमरे मन दुयो जन के विदा दो। जोहार।